इस वीडियो में है क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 होगा। इसमें करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर की एक्सरसाइजेज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सभी को एक एक करके डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेज हैं 1.1 से लेके 1.6 तक सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू कर देते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो कौन कौन से नंबर्स होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? ये स्टार्ट होंगे गाइज 1 से, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 5। इसके आगे भी ये कंटिन्यू रहेंगे, इनका कहीं भी अंत नहीं होगा। जहां तक भी आप इन्हें काउंट कर सकते हैं ये कंटिन्यू रहेंगे। इससे आगे हमारे पास आ जाता है होल नंबर्स। ये शुरू होते हैं 0 से, इसके बाद आता है 1, इसके बाद आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 एंड ये भी कंटिन्यू रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ 0 का अंतर है। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है, होल नंबर्स में 0 होता है। बाकी इसके आगे का सेम नेचुरल नंबर से ही हमारे आ जाते हैं। नेचुरल और होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स गाइस दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव यानी कि माइनस वाले इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड कंटिन्यू ये रहेंगे, चलते जाएंगे आगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो इसमें माइनस वाले इंटीजर्स आएंगे, जैसे कि -1 आएगा, इसमें -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और ये भी कंटिन्यू रहेंगे, कहीं पर भी इनका अंत नहीं है। जो प्लस वाले हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। इससे आगे है रैशनल नंबर्स। इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें दिया है दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे सभी नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा 4 अपॉन में 5 है, ये किस तरह से है? फ्रैक्शन में है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, जैसे 2 अपॉन में 3, 11 अपॉन में 13 और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे हमारा ये 4 है तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये रैशनल नंबर कैसे है, इसको P बाई Q की फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता? तो मेरे भाई लिखा जा सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 4 और अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं 1। कोई भी नंबर इस तरह से है उसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगाया जा सकता है, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर 8 है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 8 अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे तो 4 अपॉन 1 4 के ही इक्वल होगा, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ऐसे सभी नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होंगे। इससे आगे आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पर। रैशनल नंबर्स का ये बिल्कुल उल्टा होता है। सो इसमें दिया है दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे सभी नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि पाई को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो आपको बता दूं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि पाई एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से √2 अगर इसको बाहर निकालेंगे या √2 को सोल्व करेंगे तो उसको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। √3 भी एक इरेशनल नंबर होगा, √5 भी एक इरेशनल नंबर होगा, √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? रूट के अंदर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है। रूट के अंदर पेयर बन गया, यानी कि एक 2 बाहर निकाल सकते हैं और 2 बाहर निकलने पर इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? 2 अपॉन में 1। इरेशनल नंबर्स के यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन ऐसे नंबर्स जिनको रूट से बाहर निकालने पर वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। या फिर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है और ये रूट के अंदर है, तो ये इरेशनल नहीं होगा।
यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, ये तीनों वैल्यूज किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारी इर्रेशनल होंगी। इरेशनल नंबर्स के बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है। पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आपको पता ही होगा, इस तरह से हमारी एक नंबर लाइन होती है, बीच में 0 होता है, इस तरफ 1 आता है, 2 आता है, उसके बाद और भी नंबर्स इस पे आगे कंटिन्यू रहते हैं। और जहां पर हमारा 0 है, इसके लेफ्ट साइड में -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, और भी नंबर्स इसमें कंटिन्यू इस तरफ रहते हैं। रियल नंबर्स में हमें कहा है कि इस नंबर लाइन पे जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सभी के सभी रियल नंबर्स होंगे। अब यहां पर देखो, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जो भी हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये रियल नंबर्स होंगे। इसके बाद होल नंबर्स, इन सभी नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि ये भी हमारे रियल नंबर्स के अंदर ही आ जाते हैं। इसके बाद इंटीजर्स, पॉजिटिव वाले इस साइड में आ जाएंगे, नेगेटिव वाले इस साइड में आ जाएंगे। इंटीजर्स को भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, यानी कि ये भी रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो भी रैशनल नंबर्स हैं उनको भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनको भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। तो नेचुरल नंबर्स से लेकर इरेशनल नंबर्स तक ये सभी के सभी रियल नंबर्स के अंदर ही आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि रैशनल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पे शो किया जाएगा, या फिर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से शो किया जाएगा। तो आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही ये सारी चीजें सीखेंगे। इस पेज पर हमने नंबर सिस्टम को समझ लिया है, किस किस तरह के कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। रैशनल नंबर्स के बारे में पीछे वाले पेज पर आपको बता दिया है, ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको किस तरह से सोल्व करना है, सारी चीजें समझ लेते हैं इस वाले पेज पे। एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमें एग्जांपल में दिया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अगर हमें कोई भी 2 रैशनल नंबर दिए हों और उनके बीच में कुछ रैशनल नंबर से ही हमें फाइंड करने हैं, तो ये कैसे किया जाता है इसको समझ लो। सबसे पहले जो भी रैशनल नंबर दिए गए हैं उनको लिखेंगे। यहां पर हमारा पहला रैशनल नंबर 2/5 लिख लेंगे। उसके बाद कुछ दूरी पर 3/5 हमारा दूसरा रैशनल नंबर भी लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर हमें पता लगाने हैं, तो 5 से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो। लाइक 5 से बड़ा क्या होता है, 6 होता है, तो 6 को इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले में भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, हमें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद नीचे यहाँ पर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2 इस तरह से नंबर मिल जाएंगे। इसके बीच में जो भी रैशनल नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 12/30 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 13/30। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 14/30 और इससे नेक्स्ट होगा हमारा 15/30। इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर 16/30 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 17/30। हमें 5 रैशनल नंबर्स पता लगाने थे इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो सिंपली जितने भी नंबर पता लगाने हो उससे कोई भी बड़ा नंबर इन दोनों फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी नंबर्स हमें मिलेंगे उसके बीच वाले नंबर्स यहां पर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी स्टेप्स आपको बताए हैं इनको फॉलो करना है और आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है। इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो किस तरह से रैशनल नंबर फाइंड करेंगे ये समझ लेते हैं इस वाले एग्जांपल से। इसमें दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4। इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर पता लगाने हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना होगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 2/5, उसके बाद यहां पर एक साइड में लिखेंगे 3/4। डिनोमिनेटर में यहां पर 5 है, यहां पर 4 है। डिनोमिनेटर में वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और इक्वल करने के लिए क्या किया जा सकता है, सिंपल तरीका बताता हूं। जो भी यहां पर डिनोमिनेटर में है उसको इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देते हैं यहां पर मल्टीप्लाई में 4/4। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 5 इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे
मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 8, उसके बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। इसी तरह से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो 8/20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, यहां पर लिखेंगे उसे 9/20 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा 10/20, उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा 11/20, इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 12/20, इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 13/20, इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 14/20। जो भी हमारे ये दो नंबर थे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को हमने इक्वल किया, उसके बाद जो भी हमें वैल्यूज मिली इनके बीच में जो भी रैशनल नंबर बनते थे वो यहां पर हमने लिख दिए हैं। अब हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे लेकिन यहां पर हमें 6 मिल जाते हैं, तो एक को रब कर दो तो बचे हुए जो 5 हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया होता कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ये भी हम लिख देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हमें दिए होंगे उनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, उसी के बाद रैशनल नंबर फाइंड करना इजी होगा। एक्सरसाइज 1.1 में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनको किस तरह से सोल्व करना है इस वाले पेज पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर इरेशनल नंबर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। इरेशनल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं शो किया जा सकता है, वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। ये आपको पीछे वाले पेजेस पर बता दिया गया था। इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लीजिए हमें कोई इरेशनल नंबर दिया गया है और हमें बोला गया है कि इस इरेशनल नंबर को लोकेट करो नंबर लाइन पर। इसके लिए एग्जाम्पल यहां पर हमने लिया है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, अगर इसको नंबर लाइन पे हमें शो करना है तो तरीका क्या होगा। या फिर √2 के अलावा अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे √3 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, √5 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, √7 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा कोई भी इरेशनल नंबर है, इस तरह से उसको नंबर लाइन पे किस तरह से लोकेट करेंगे, कॉन्सेप्ट यहां पर समझना है हमें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जरूरत होगी ज्योमेट्री की, लेकिन ज्योमेट्री से पहले आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। यहां पर सपोज कर लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी हमारी साइड है ये होती है हाइपोटेनियस, और जो नीचे वाली साइड होती है इसे कहा जाता है बेस, और जो ये खड़ी लाइन होती है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। यहां से एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। जो भी हमारी हाइपोटेनियस है ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है उसके अपोजिट वाली साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल होगा बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये पाइथागोरस थ्योरम है। जो भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन पे शो करने के लिए, लोकेट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जो भी हमारा ये √2 है इसको नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, जिसमें जो भी ज्योमेट्री के इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। सो कंस्ट्रक्शन इसकी करते हैं नेक्स्ट पेज पर, एक्सप्लेन भी करूंगा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को। √2 को नंबर लाइन पर हमें शो करना है। सो सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक नंबर लाइन की। स्केल रखेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक मार्क लगा देंगे इस तरह से, और इसको नाम दे देंगे O, या फिर कह सकते हैं इसे 0। इसके बाद फिर से हमें स्केल का यूज करना है। यहां पर रखा जाएगा स्केल। जो भी हमारा 0 वाला पॉइंट है इससे हर 1 इंच पर, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं 1 यूनिट इक्वल्स टू में 1 इंच। हर 1 इंच पर यहां से यहां तक 1 इंच होता है तो यहां पे एक पॉइंट बना देंगे। इसी तरह से यहां से यहां तक 1 इंच होता है, पॉइंट बना देंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे। जो भी हमारा ये पॉइंट है इससे 1 इंच यहां पर हुआ और नेक्स्ट 1 इंच यहां पर हुआ। जो भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं इनको नाम देंगे अभी। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट होगा 0 से नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 2। ये नंबर लाइन है तो आगे ये
कंटिन्यू रहेगी, इसीलिए ये एरो हमने लगा दिया। इसके बाद जो भी हमारा 0 है, इसे लेफ्ट साइड में जो भी हमारा ये पॉइंट है ये हो जाएगा -1, इससे लेफ्ट जो है ये हो जाएगा -2 और इस साइड में भी हमारी नंबर लाइन कंटिन्यू रहेगी। नंबर लाइन हमने बना ली है। अब √2 को शो करने के लिए जो भी हमारा 0 वाला पॉइंट है, इसे 1 यूनिट डिस्टेंस राइट हैंड साइड पर हमारा 1 है, इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए यूज करेंगे डी वाले स्केल का। सो डी वाला स्केल रखेंगे यहां पर और 90 डिग्री के लिए पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा इस वाले पॉइंट पर। इसके बाद जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है, यहां से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और जो भी एंगल की लाइन रहेगी वो 1 इंच की होनी चाहिए, यानी कि 1 यूनिट की होनी चाहिए। सो हमने स्केल रखा, ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट है, यहां से यहां तक होता है हमारा 1 इंच। जो भी हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये 1 इंच है और 90 डिग्री वाले पॉइंट को मैच करके ड्रॉ की है। सो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है इसको नाम दे देंगे C। अब जो भी हमारा O और C है इसको एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। सो यहां पर मैं स्केल रखता हूं, O पॉइंट से C पॉइंट को एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देता हूं। जो भी हमारा O से C तक का डिस्टेंस है, O से C तक की जो लाइन है वो हो जाएगी हमारी √2। अब यहां पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि जो भी हमारा OC है ये नंबर लाइन पर नहीं है, इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए जरूरत होगी हमें कंपास की। जो भी हमारा कंपास होगा उसको O वाले पॉइंट पर रखेंगे और ओपन कर लेंगे C वाले पॉइंट तक। इस पॉइंट तक ओपन करने के बाद यहां से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन की तरफ। जहां पर भी ये नंबर लाइन को टच करेगी इस पॉइंट को नाम दे देंगे D। OD जो है वो इक्वल होगा हमारा OC के, क्योंकि जो भी OC की लंबाई है वही OD की लंबाई होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन OC और OD इस आर्क का ही रेडियस है। सेम आर्क का रेडियस हमेशा इक्वल होता है, इसीलिए OD और OC एक दूसरे के इक्वल होगा। इसके बाद यहां पर OD हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में OC कितना है, √2 है। सो इस OC की जगह पर लिख देंगे यहां पर √2, यानी कि O से D तक ये हमारा √2 यूनिट का डिस्टेंस होगा। यही हमें शो करना था। अब ये √2 कैसे हुआ इसको समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। √2 को हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके नंबर लाइन पर शो किया है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि OC जो हमारा है इसकी लेंथ √2 है, तो ये कैसे प्रूव किया जाएगा इसको भी समझ लेते हैं। राइट एंगल्ड ट्राइंगल से रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करने पर वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर के। जो भी हमारा ये ट्राइंगल है ये भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, यानी कि OC की लंबाई फाइंड करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हमारी OC है, तो इस हाइपोटेनियस की जगह पर हम पुट कर देंगे OC। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, यहां पर है B स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। जो भी हमारा 0 से 1 तक का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस लिया था हमने, यहां से यहां तक हमारा डिस्टेंस था 1 यूनिट या फिर कह सकते हैं 1 इंच। इस ट्राइंगल का जो भी ये बेस है इसकी वैल्यू है 1 इंच। सो इस B यानी कि बेस की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1, बेस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर है हमारे पास है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस वाले ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, जो भी हमारा ये पॉइंट है इस पे जो ये वर्टिकल लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमने कितना ड्रॉ किया था, ये भी हमारा नंबर लाइन से लेकर C पॉइंट तक 1 इंच ही था, यानी कि इस परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू है वो 1 होगी। सो इस P यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पर इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा हाइपोटेनियस यानी कि OC है इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। सोल्व करते हैं इसे, तो इस साइड में हमारा OC स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर भी 1 का स्क्वायर है तो ये भी हमारा 1 रहेगा। इससे नेक्स्ट यहां पर OC का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में यहां पर 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा हमारा 2। OC स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाती है, लेकिन हमें तो OC की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस स्क्वायर को हटाना होगा, और स्क्वायर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रूट लगा दो। अगर हमने इस साइड में रूट लगाया है तो इस साइड में भी रूट
लगाना पड़ेगा। सो इस साइड में 2 पे भी रूट हमने लगा दिया। ओ सी पे जो स्क्वायर लगा है, इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखना इस बात को, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमें मिलेगा ओ सी इक्वल्स टू में अंडर रूट 2। अगर हम कोई ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका बेस 1 यूनिट है और उसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो जो हमारा हाइपोटेनियस होगा, ये वाली साइड होगी, वो रूट 2 के इक्वल होगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पर ओ सी की जो लंबाई है वो रूट 2 रखी है। रूट 2 के अलावा बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि रूट 3, इसके बाद रूट 5, इसके बाद रूट 7। इसी तरह के जो भी नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो नंबर लाइन पर लोकेट करने का। अगर इनको रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड आपका कोई डाउट होता है तो एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो देख लेना कंप्लीट, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 1.2 में है, सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये भी हमने समझ लिया है, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी नंबर लाइन पर वो कैसे आई है ये भी हमने समझ लिया है। इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन, उसको स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब किसी फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल की फॉर्म में आएगा, उसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे इस फ्रैक्शन का। डेसिमल एक्सपेंशन के टोटल 3 टाइप होते हैं। तीनों टाइप्स को समझने के लिए यहाँ पर हम 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। सबसे पहले है 7/8, इसका मतलब होगा 7 को 8 से डिवाइड करना। इसी तरह से 10/3 का मतलब होगा 10 को 3 से डिवाइड करना, और यहाँ पर रूट 2 इक्वल्स टू में, इसका मतलब होगा इस रूट को हटाना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये किस वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर है ये पता लगाना। और ये पता लगाने के लिए यूज किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। सो जो भी हमारी ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इनको फटाफट से आपके लिए सोल्व कर देता हूं, उसके बाद समझ पाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के तीनों टाइप्स के बारे में। जो भी हमारी ये तीनों प्रॉब्लम्स थी, तीनों को हमने सोल्व कर लिया है। 7/8 को सोल्व करने पर आया हमारा 0.875, जिसको हम लिख सकते हैं 0.875। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। बिल्कुल इसी तरह से 10/3 को जब हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 3.33। इसमें 3 रिपीट होता रहेगा, आप इसको देख सकते हो। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर से 3 के टेबल में 3 टाइम्स पर आ जाएगा 9, फिर से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, इसके पीछे 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9 आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी, कभी भी ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि हमारा आंसर 3.3333 चलता रहेगा, कभी भी ये एंड नहीं होगा। इसके बाद जो भी हमारा ये रूट 2 है, इसको सोल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 1.414। यहां तक ही हमने कैलकुलेट किया है, उसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। इसके आगे सोल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 7। इस कैलकुलेशन में जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और जो भी हमारी ये कैलकुलेशन है ये कंटिन्यू रहेगी, इसका कहीं पर भी एंड नहीं होगा। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने 3 अलग अलग चीजें देखी। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें एक परफेक्ट आंसर दे देता है, फ्रैक्शन को सोल्व करने पर रिमाइंडर 0 दे देता है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसे कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जहां पर हमें परफेक्ट आंसर मिल जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। इसके बाद सेकंड कंडीशन में जो हमें आंसर मिला है, इसमें 3 रिपीट हो रहा है, और इस कैलकुलेशन में हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें कुछ भी टर्मिनेट नहीं होगा, कैलकुलेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन सारी चीजें यहां पर रिपीट होंगी। आंसर में यहां पर 3 कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग यानी कि जो भी आंसर है हमारा, जो भी वैल्यू है वो रिपीट होती रहेगी बार बार, हर बार। डेसिमल के बाद कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3.3। जो भी वैल्यू हमारी रिपीट होती है, 3333 डेसिमल के बाद रिपीट होता है, तो हम 3 पे
बार लगा सकते हैं, इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगा सकते हैं। इसका मतलब होगा कि 3 इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसका कहीं पर भी एंड नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके आगे डॉट 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 लगा सकते हैं या फिर 3 पे बार भी लगा सकते हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे सामने है, इसमें ना तो कुछ रिपीट होता है और ना ही ये कभी टर्मिनेट होगा। ये वैल्यूज आगे कंटिन्यू रहेंगी जैसे जैसे हम इसको आगे परफॉर्म करते रहेंगे। सो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोबारा से रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो, कहीं पर एंड हो जाए, उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद सेकंड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यूज रिपीट होती हैं डेसिमल के बाद, कहीं पर भी वो खत्म नहीं होंगी, रिपीट होती रहेंगी। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा और जो भी वैल्यूज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है। अगर किसी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो भी रैशनल होगा। और अगर किसी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसको कहेंगे इर्रेशनल। अब रैशनल नंबर्स में जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, इसको समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हम उन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये समझना है हमें इस वाले पेज पर। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं। सो पीछे वाले पेज पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था 0.875। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये आपको पहले से आता होगा, मुझे ये उम्मीद है आपसे। अगर नहीं आता है तो बहुत आसान है, जो भी हमारे डेसिमल के बाद की वैल्यूज हैं उनको लिख लेंगे यहां पर 875 और इसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1। उसके बाद हमें आना है इस वाली वैल्यू पर। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज यहां पर आती हैं, कितनी डिजिट्स आती हैं, 1 2 3। 1 लिखने के बाद जितनी भी डिजिट्स आती हैं उतनी ही यहां पर 0 लगा दी जाएंगी। 3 वैल्यूज यहां पर हैं तो 3 0 हमने लगा दी हैं। डेसिमल के बाद अगर 2 वैल्यूज होंगी तो 2 0 लगेंगी, 1 वैल्यू होगी तो 1 0 लगेगी। डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी ही 0 1 के पीछे हम लगाएंगे। इसके बाद ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को कैंसिल करेंगे। 125 के टेबल में 7 टाइम्स पर आ जाता है 875। उसके बाद 125 के टेबल में 8 टाइम्स पर आता है 1000। अगर आपको 125 का टेबल नहीं आता है तो आप इसे छोटी वैल्यू से भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 से ट्राई कर सकते हैं, 25 से ट्राई कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर 7 मिलेगा, नीचे 8 मिलेगा। जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी p बाई क्यू की फॉर्म हो जाएगी 7 अपॉन में 8। और जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यही हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा 0.875। सो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। और कोई भी हमारा फ्रैक्शन हो तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बता दिया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बहुत इजी है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। यहां पर एग्जांपल में है एक्सप्रेस 0.3 इक्वल्स टू में 0.33 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जो भी हमारा 0.333 है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है हमें। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर जो भी वैल्यू रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब होगा कि वैल्यू इसमें 3 जो है वो रिपीट होती रहेगी। अब अगर इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं लेट x इक्वल्स टू में 0.3333 एंड
एंड सो ऑन। x के इक्वल में हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को लेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये समझना है कि कितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं। हमारी एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, 3333 रिपीट हो रही है। इसमें एक वैल्यू पे बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो वैल्यूज पर बार लगा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तीन वैल्यूज पे बार लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर चार वैल्यूज पे बार लगा है तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना कहां पर है, एक वैल्यू पे बार लगा है, एक वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार वही, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद इस फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर x है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे 0.333 एंड सो ऑन। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये डेसिमल है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब जो भी हमें सेकंड इक्वेशन मिली है, इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। सो सेकंड इक्वेशन को यहां पर ऊपर लिख लेता हूं, 10x इक्वल्स टू में 3.3333 एंड सो ऑन। इसमें से हमें फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो जो भी हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके नीचे यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू में 0.3333 एंड सो ऑन। माइनस करना बहुत सिंपल है। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को देख लेते हैं। 10x में से x को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पर 9x, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। उसके बाद 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद डेसिमल के बाद देखो 333 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी 333 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज बिल्कुल सेम है, यानी कि 0.333 में से 0.333 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है, 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद इन वाली वैल्यूज में से इन वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या फिर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 3, जो भी x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा डिवाइड में। 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पर और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स पर। जो भी हमारा x है इसकी वैल्यू आ जाती है 1/3। स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि ये x के इक्वल है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, x के इक्वल है और x की वैल्यू हमें मिलती है 1/3, यानी कि इस डेसिमल एक्सपेंशन की p/q वाली फॉर्म हो जाएगी 1/3। जो भी मेथड मैंने आपको ये बताया है, इस मेथड से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सबसे पहले जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। जितनी वैल्यूज पर बार लगा है, जितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, एक वैल्यू रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो 10 से, तीन वैल्यू होंगी तो 1000 से, और चार वैल्यू हो रही होंगी तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहां पर 3 हमारी जो वैल्यू है ये बार बार रिपीट हो रही है, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो 10 से हमने इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। वही हो जाएगा इस डेसिमल एक्सपेंशन की p/q वाली फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, किस किस टाइप का होता है, डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, या फिर p/q की फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज किया जाता है, सभी चीजें डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड हमने यहां पर समझ ली हैं। अब चैप्टर का जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो किस तरह से किया जाएगा, रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो स्टेप्स हम एग्जांपल में फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस में भी आप यही स्टेप फॉलो करना। बिल्कुल सिंपली रिप्रेजेंट हो जाएगा कोई भी रियल नंबर नंबर लाइन पर। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है रिप्रेजेंट 5.37 ऑन नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। हमें एक नंबर दिया गया है 5.37, ध्यान से देखोगे तो 37 के ऊपर बार भी लगा है। इस नंबर को 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमें किसी भी नंबर लाइन पर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो भी हमारा ये नंबर है इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे, और 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर क्या बनेगा एक साइड में यहां पर लिख लेते हैं। नंबर हो जाएगा हमारा सबसे पहले तो 5.37 यहां पर लिखेंगे। जो भी हमारा डेसिमल है उसके बाद यहां पर 5 नंबर्स आने चाहिए, और यहां पर 37 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि यहां पर 37 रिपीट होगा। 37 के बाद फिर से आ जाएगा
जाएगा 37। देखो यहाँ पर कितने डिजिट हो गए हैं, 4 डिजिट हो गए हैं डेसिमल के बाद। हमें कितने चाहिए, 5 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो उसके बाद फिर से 37 रिपीट होगा, लेकिन सिर्फ हम 3 लिखेंगे क्योंकि हमारे जो भी 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाती हैं। जो भी हमारा ये नंबर है इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन की शुरुआत होती है 0 से और ये जाता है 10 तक। हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37373। तो सबसे पहले जो भी हमारा ये नंबर है इसका एक डेसिमल लेंगे, 5.3 तक हम लेंगे। 5.3 इस नंबर लाइन पर कहां पर आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो जो भी हमारा ये 5 और 6 के बीच का डिस्टेंस है इसको यहां पर जूम इन किया जाएगा। जूम इन करने पर यहां पर 5.0 आ जाएगा, यहां पर 6.0 आ जाएगा। 5.0 के बाद 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड लास्ट में 6.0 यानी कि 6 आ जाएगा। हमने सिंपली 5 और 6 को जूम किया है। जो भी हमारा ये नंबर था एक डेसिमल प्लेस तक तो हम इजीली यहां पर स्पॉट कर सकते हैं 5.3। अब इसके बाद एक डेसिमल और ले लेंगे, यहां पर हमारा नंबर हो जाएगा 5.37। 5.37 कहां पर आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में। तो जो भी हमारा ये 5.3 है और 5.4 का गैप है, इस गैप को जूम करेंगे। 5.3 यहां पर हो जाएगा 5.30 और 5.4 हो जाएगा यहां पर 5.40। बीच में आ जाएगा 5.31, 5.32, 5.33। इसी तरह से और नंबर्स यहां पर आ जाएंगे। हमें कौन सा नंबर चाहिए, 5.37। तो इजीली यहां पर स्पॉट किया जा सकता है, ये है हमारा 5.37। 5.37 मिलने के बाद एक डिजिट और बढ़ा के चलेंगे इसमें, जो हो जाएगा हमारा नंबर 5.373। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा 5.37 है इसको और इससे नेक्स्ट वाले को जूम करेंगे। जूम करने के लिए पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। 5.37 और 5.38 को यहां पर जूम करेंगे। 5.37 हो जाएगा हमारा 5.370 और 5.38 हो जाएगा हमारा 5.380। 5.37 के बाद यहां पर आ जाएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374। इसी तरह से आगे वाले नंबर्स यहां पर आ जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 5.380। ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, यानी कि 5.373 ये हम इजीली स्पॉट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये है हमारा 5.373। 3 डेसिमल प्लेसेस तक करने के बाद इसमें नेक्स्ट वाली डिजिट भी इंक्लूड करके रखेंगे तो हमारा नंबर बनेगा 5.3737। यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगी। अभी तक ये 3 डिजिट तक है। 4 डिजिट तक करने के लिए जो भी हमारा 5.37 है और 5.374 है इनको जूम करेंगे। 5.373 को जूम करने पर बनेगा ये 5.3730 और 5.374 को जूम करने पर हो जाएगा 5.3740। 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ गए हैं और जो बीच की वैल्यूज हैं यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगी, जैसा कि हमने ऊपर भी किया था। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर होता है 5.3737। इसे इजीली यहां पर स्पॉट किया जा सकता है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो भी हमारा नंबर है 5.3737 उसको तो इजीली यहां पर स्पॉट किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट एक स्टेप और करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 5 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन पर हम शो इसे कर देंगे। और उसको शो करने के लिए पेज को फिर से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर होता है 5.3737 जो यहां पर हमारा आ जाता है। अब जो भी हमारा ये वाला नंबर है और इससे नेक्स्ट वाला नंबर है इसको जूम करेंगे। यहां पर 5.3737 को जूम करेंगे तो ये हो जाएगा 5.37370 और 5.3738 को जूम करेंगे तो ये हो जाएगा 5.37380। इसके बीच वाले नंबर्स 5.37371, उसके बाद 5.37372 आ जाएगा। इसी तरह से आगे के नंबर्स यहां पर आ जाएंगे। हमें हमारा ये वाला नंबर ढूंढना है 5.37373। तो यहां पर आप देखिए 5.37373 यही नंबर हमें नंबर लाइन पर शो करना था। सो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से जो भी हमारा नंबर था 5.373 इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट पर ये हमारा नंबर है 5.373।
373। कभी भी हमें कोई नंबर दिया गया है इस तरह से और बोला जाए कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक या फिर और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो इस वाले मेथड से आप उस नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और जो भी हमारा नंबर होगा उसको नंबर लाइन पर शो कर देना है। मेथड का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नंबर सिस्टम का ये इजी सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा इस इंट्रोडक्शन पार्ट का, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। जब भी रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसी भी रियल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास ऐड 2√2 प्लस में 5√3 एंड √2 माइनस में 3√3। हमारे पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए सिंपली यहां पर लिखा जाएगा जो भी हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है 2√2 प्लस में 5√3, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। हमें इन दोनों को ऐड करना है तो प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद ये वाली वैल्यू हमारी इसके आगे आ जाएगी √2 माइनस में 3√3। जब भी आप रियल नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, यहां पर देखो 2√2 दिया गया है, इसमें हम कौन सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं या कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस वैल्यू के साथ √2 दिया गया हो इस इक्वेशन में कहीं पर भी 2√2 को इस वाले रूट में ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर इनके बीच में प्लस का साइन बनेगा तो ऐड कर देंगे, अगर इनके बीच में माइनस का साइन बनेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी हमारी ये दोनों टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। यहां पर ये आ जाएगा हमारा 2√2, उसके बाद ये कैसा है √2 प्लस का साइन इसके आगे लगा है तो प्लस में आ जाएगा हमारा √2। इसके बाद यहां पर है 5√3, यहां पर √3 है तो इस टर्म को किसी ऐसी वैल्यू में या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें √3 हो। जैसे यहां पर √3 है, 3√3 है, 5√3 को इसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो यहां पर लिख लेते हैं प्लस का 5√3 है, उसके बाद जो भी हमारा ये वाली वैल्यू है इसके आगे है माइनस का साइन, यानी कि माइनस में 3√3। अगर हमें रियल नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ध्यान में ये बात रखना कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू है दूसरी टर्म में भी अगर वही वैल्यू है तो उनको ऐड किया जा सकता है या उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बीच में जो भी साइन होगा वही ऑपरेशन हम करेंगे। 2√2 में √2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 3√2। इन दोनों को ऐड करने पर 3√2 आ गया। इसके बाद इनको सोल्व करेंगे, √3 दोनों में है तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 5√3 में से 3√3 को माइनस करेंगे। इजी तरीका बताऊं आपको, 5 में से 3 को माइनस कर लो। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 2। उसके बाद जो भी हमारा ये √3 है ये कॉमन यहां पर लिख दो √3। रियल नंबर्स को ऐड करने से रिलेटेड और सब्ट्रैक्ट करने से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बता दिए हैं कि रूट के अंदर सेम वैल्यू होगी जिन टर्म्स में उन्हीं को ऐड किया जा सकता है और इन्हीं को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके बाद रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। हमें 6√5 और 2√5 को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली यहां पर लिखेंगे 6√5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 2√5। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो भी रूट के बाहर वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। उसके बाद यहां पर रूट बनाएंगे। रूट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई में 5। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब आपको पता ही होगा कि रूट के अंदर अगर पेयर बन जाए तो 5 बाहर आ जाता है, यानी कि यहां पर हमारा 12 आ जाएगा और इस रूट के अंदर 5 का पेयर बन गया तो 5 इसमें से बाहर आ जाएगा। जब भी रूट के अंदर पेयर बनता है तो रूट हट जाता है और इनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। अब यहां पर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी इसका आंसर हो गया यहां पर 60। अब कुछ चीजें और यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज कीजिए हमें कोई वैल्यू दी गई है 2√2, मल्टीप्लाई में दिया गया है 3√5।
5। यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, इनको भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूट के अंदर सेम वैल्यू होना जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ये जरूरी नहीं है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 हो जाएगा 6। उसके बाद एक बड़ा सा रूट बना देंगे जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। रूट 2 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5। इसको सोल्व करेंगे 6, रूट के अंदर क्या होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब एक डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमें वैल्यू दी गई है 8 रूट 15, रूट के अंदर 15 दिया गया है, इसको हमें डिवाइड करना है 2 रूट 3 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से 8 को कैंसिल किया जा सकता है, 2 4 होता है 8। उसके बाद रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे रूट के अंदर वाली वैल्यू को कैंसिल किया जा सकता है। यहां पर 3 है, यहां पर 15 है, 3 के टेबल में 15 आता है, यानी कि 3 5 हो जाएगा 15। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 4 मिलेगा। ऊपर हमें रूट के अंदर क्या मिला है, इसको कैंसिल करने के बाद 5 आ जाता है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा रूट 5। उसके बाद डिनोमिनेटर में चेक करो, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं, तीनों के तीनों यहां पर दिए गए हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में दिया है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सपोज कीजिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अगर दोनों को ऐड करें या फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करें यानी कि माइनस करें तो हमें रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। सपोज कर लीजिए हमारे पास आर से कोई रैशनल नंबर है, आई से कोई इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा हमें वो इरेशनल होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे, सपोज कीजिए कोई रैशनल नंबर है, इसमें से हम इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में यहां पर भी इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा, या फिर इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये हमें फर्स्ट पॉइंट बताता है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, अगर इसमें हम ऐड कर दें रूट 3 जो कि इरेशनल नंबर है तो ये हमारा जो कंप्लीट नंबर बना है बॉक्स के अंदर ये इरेशनल होगा। रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह से 2 प्लस में रूट 3 की बजाय हम 2 माइनस में रूट 3 करें तो भी ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करने पर जो रिजल्ट है वो इरेशनल नंबर ही ये हमारा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया है द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। हमारे पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए यानी कि रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में इरेशनल नंबर करेंगे तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिवाइड किया जाए, कंडीशन हमें कुछ इस तरह से दी हो, रैशनल नंबर डिवाइड में इरेशनल नंबर, तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर इस तरह से भी हो सकता है इरेशनल नंबर अपॉन में रैशनल नंबर, तो भी हमारा ये इरेशनल ही होगा। और यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा इन तीनों कंडीशन में वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास 2 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3। हमने क्या किया, एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा नंबर बन गया इरेशनल। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा यहां पर 2 है, डिनोमिनेटर में यहां पर 3 है, ऊपर रैशनल नंबर है, नीचे इरेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर जो भी बॉक्स के अंदर है। जो भी सेकंड पॉइंट में कंडीशन थी उससे रिलेटेड एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। इसमें है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। हमारे पास 2 इरेशनल नंबर हैं, अगर उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो रिजल्ट में नंबर मिलेगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सिंपल टर्म्स में आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, इरेशनल मल्टीप्लाई में इरेशनल जब करेंगे तो ये नंबर हमारा रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है, या फिर इरेशनल प्लस में इरेशनल करेंगे तो ये हमारा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह से इरेशनल प्लस में इरेशनल करेंगे तो ये हमारा इस कंडीशन में भी रैशनल या फिर इरेशनल हो सकता है। और इसी तरह से इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल होगा अगर हमारा नंबर
तो इस कंडीशन में भी रैशनल या इरेशनल हो सकता है। आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूं, अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। जैसे यहां पर हमारा एक नंबर है √2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम दूसरा इरेशनल नंबर √2, तो रिजल्ट में हमें 2 मिलेगा जो कि एक रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा नंबर है ये रैशनल भी हमें मिल सकता है या फिर इरेशनल भी मिल सकता है। इस वाली कंडीशन में रैशनल मिला है। दूसरी कंडीशन अगर देखें तो यहां पर मैं लिखता हूं √2 मल्टीप्लाई में √3, तो हमें मिलेगा यहां पर ये रूट के अंदर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में हमें यहां पर इरेशनल मिलता है। कोई भी दो इरेशनल नंबर हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, उसके बाद माइनस करें या फिर डिवाइड करें, इन चारों कंडीशंस में हमें जो नंबर मिलेगा, रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल यहां पर मैंने आपको दे दिया है। जब भी किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो, तो ये तीनों पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। इन तीनों पॉइंट्स के बाद इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर है सम आइडेंटिटीज। कुछ फॉर्मूले यहां पर हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आपको देखने में लग रहा होगा कि काफी डिफिकल्ट हैं, लेकिन बहुत आसान आइडेंटिटीज हैं और जब इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो एक एक करके सभी आइडेंटिटीज को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले यहां पर दिया है √AB, ये इक्वल होता है √A √B के। सपोज कर लीजिए हमें रूट के अंदर दिया गया है 2 मल्टीप्लाई में 3, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √2 और √3। रूट के अंदर कोई भी दो वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं तो उनको अलग अलग रूट के अंदर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से इनको चेंज कर लेंगे। अगर हमें √2 मल्टीप्लाई 3 से इस तरफ चेंज करना है तो ये भी किया जा सकता है, या फिर अगर हमें √2 मल्टीप्लाई में √3 दिया गया है तो हम उनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसी तरह से इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर √A/B, ये इक्वल होता है √A/में √B के। सपोज कर लीजिए हमें इस तरह से कंडीशन दी गई है, रूट के अंदर 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से √2/में √3। अगर कोई फ्रैक्शन रूट के अंदर दिया गया है तो उसके न्यूमरेटर पे भी रूट लगा सकते हैं अलग से और डिनोमिनेटर पे भी रूट लगा सकते हैं। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी है √A+ में √B, √A- में √B, ये इक्वल होता है A-B के। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमें यहां पर दिया गया है √5+ में √2 ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर √5 है और माइनस का साइन है √2 आ जाता है। यह हमारा क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है √A+ √B, √A- √B, √5+ में √2, √5- में √2, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, A-B के। A हमारा 5 है और B हमारा 2 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5 में 2, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम का हमारा 3। आइडेंटिटी आपको देखने में डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन को इसने कितना आसान बना दिया है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद इससे नेक्स्ट आइडेंटिटी दी गई है A+ में √B, A- में √B, तो ये इक्वल होता है A² में B के। जो हमारी इससे पहले वाली आइडेंटिटी है इसी से सिमिलर ये वाली आइडेंटिटी है। इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें यहां पर दिया गया है 5+ में √2, A हमारा रूट के अंदर नहीं है और B हमारा रूट के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर दिया गया है 5- में √2, ये इक्वल होता है किसके, A² में B के। A हमारा 5 है तो यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। यहां पर है B हमारा 2 है तो यहां पर 2 लिख दिया जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर होता है यहां पर 25 - 2 एज इट इज आ जाएगा। सोल्व करेंगे 25 - 2 तो ये हो जाएगा 23 हमारा इस प्रॉब्लम के लिए आंसर। जो भी हमारी ये आइडेंटिटी है इसको किस तरह से अप्लाई करना है एग्जाम्पल भी दे दिया है, तो इससे नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी पे चलते हैं। ये भी सिमिलर है प्रीवियस दो आइडेंटिटीज से ही। इस आइडेंटिटी में √A+ B दिया गया है, √A- B दिया गया है, ये इक्वल होगा A- में B स्क्वायर के। इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारा √5 यहां पर है, उसके बाद प्लस में 2 आ जाता है, यानी कि ये हमारी B की वैल्यू होगी, प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा √5- में 2 आ जाता है,
तो ये इक्वल होगा गाइस a माइनस में b स्क्वायर के। a हमारा 5 है, b हमारा 2 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, b का स्क्वायर होगा, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर बना देंगे, उसके बाद हमारा आगे सोल्व करने पर आ जाएगा 5 माइनस साइन एज इट इज आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। कितना आसान बना दिया है इन आइडेंटिटीज ने इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसके बाद इससे नेक्स्ट आइडेंटिटी यहां पर आती है रूट a प्लस में रूट b रूट c प्लस में रूट d, तो ये इक्वल होता है रूट ac प्लस में रूट ad प्लस में रूट bc प्लस में रूट bd। इस आइडेंटिटी को अगर याद नहीं रख सकते हैं तो समझने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, रूट a को c से मल्टीप्लाई करो तो हमारा ac बन जाएगा, उसके बाद रूट a को आप d से मल्टीप्लाई करो तो हमारा ad बन जाएगा। जो भी हमारा रूट a है उसको इस ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, उसके बाद d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad बन जाएगा। इसके बाद जो हमारा रूट b है इस रूट b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद d से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट b को रूट c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc बन जाएगा, रूट b को रूट d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd बन जाएगा। पहले रूट a को इन दोनों वैल्यूज में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रूट b को इन दोनों वैल्यूज में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी। अब इस आइडेंटिटी के लिए एक एग्जांपल भी आपके लिए लिख देता हूं। एग्जांपल में हमारे पास है रूट 2 प्लस में रूट 3, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर रूट 5 प्लस में रूट 7। इसको सोल्व करेंगे, ये कुछ इसी फॉर्म में हमें दिया गया है तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले वाले ब्रैकेट के अंदर है ac, a हमारा 2 है, c हमारा 5 है, तो यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5 है, सिंपली यहां पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 5 है, इसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस साइन के बाद रूट के अंदर है ad, a हमारा 2 है, d हमारा 7 है, तो यहां पर रूट बना लेंगे और इसके अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 7, इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस साइन के बाद यहां पर है bc, b हमारा 3 है, c हमारा 5 है, सो रूट के अंदर यहां पर आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 5, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद लास्ट वाले रूट के अंदर आता है bd, सो यहां पर सबसे पहले तो रूट बना लो। अब हमारा b क्या है 3 और d है हमारा 7, यानी कि यहां पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 7। अब इसको सोल्व कर लेंगे, रूट हमारा एज इट इज आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 14, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 15। इसके बाद लास्ट वाले रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई में 7 है, प्लस साइन के बाद 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। सो जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी उस पे आइडेंटिटी को हमने किस तरह से अप्लाई किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट वाली आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको रब कर देता हूं। लास्ट वाली आइडेंटिटी को आप समझ लो, इसका एग्जाम्पल ले देता हूं। यहां पर लास्ट वाली आइडेंटिटी में रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ये इक्वल होता है a प्लस में 2 रूट a b प्लस में b के। इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज कीजिए हमें दिया गया है रूट 2 प्लस में रूट 3, इसका होल स्क्वायर किया गया है। a हमारा फर्स्ट वाले रूट के अंदर होगा यानी कि 2, b हमारा सेकंड वाले रूट के अंदर होगा यानी कि 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले a आएगा जिसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारी ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, इसमें अलग से यहाँ पर एक 2 आता है, इस वाले 2 को लिख देंगे। इस 2 के बाद रूट बनता है, रूट बना लेंगे। यहाँ पर इस रूट के अंदर a b है यानी कि a मल्टीप्लाई में b है, a हमारा 2 है, b हमारा 3 है, रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस साइन के बाद यहां पर है b हमारा 3 है तो यहां पर लिख देंगे। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी इस पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल है। जो हमारी सिंगल वैल्यूज हैं जैसे यहां पर 2 है और 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। इसके अलावा बची हुई हमारी एक टर्म ये वाली है, इसको लिखेंगे 2 आ जाएगा, और रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई में 3 है तो ये रूट के अंदर 6 हो जाएगा। जो भी हमारी आइडेंटिटीज थी उनको किस तरह से अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स पर, सभी को हमने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया है। तो इस चैप्टर का जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
चैप्टर के इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सपोज कीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/√2 और जो भी डिनोमिनेटर है ये रूट के अंदर है। डिनोमिनेटर में हमारी कोई भी वैल्यू रूट के अंदर है तो हम उसको इस तरह से नहीं रख सकते हैं, इसका रूट हमें हटाना होगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू पे रूट नहीं होना चाहिए। इस रूट को हटाने के लिए इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाएगा। या फिर सपोज कर लीजिए जो भी पीछे वाले पेज पर आइडेंटिटीज दी गई हैं, किसी क्वेश्चन पर हम वो आइडेंटिटी अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेते हैं और आंसर में हमें जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो रूट के अंदर मिलती है, तो वो हमारा आंसर सही नहीं होगा। डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, रैशनलाइज करना होगा, उसके बाद हमें हमारा आंसर मिलेगा। अगर हमें कोई वैल्यू इस तरह से दी गई है 1/√2, इसको किस तरह से रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू है तो रैशनलाइज करना इजी होता है। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में √2 है तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा √2 ही रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में यहां पर आप देख सकते हो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहां पर एक रूट बना देते हैं और इस रूट के अंदर ये वाला और ये वाला दोनों 2 आ जाएंगे और बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो √2 हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो जो भी रूट है इसके अंदर 2 का पेयर बन गया है। जब भी रूट के अंदर पेयर बन जाए तो वैल्यू बाहर आ जाती है और रूट हट जाता है। पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यू रूट के अंदर थी, इस रूट को हमें हटाना होगा। हटाने के लिए इसको रैशनलाइज किया तो हमें मिला √2/2। देख सकते हो डिनोमिनेटर से रूट हमने हटा दिया है। डिनोमिनेटर में हमारी सिंगल टर्म है तो इस तरह से रैशनलाइज करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारी 2 वैल्यूज आ जाएं तो रैशनलाइज कैसे करना है इस वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास है 1/2 प्लस में √3। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यू रूट के अंदर दी गई है इसको रूट से बाहर निकालना होगा, तो रैशनलाइज करने के लिए यहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जो भी हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक छोटा सा चेंज करके। अगर यहां पर प्लस का साइन है तो माइनस साइन में चेंज कर देंगे और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहां पर माइनस साइन होता तो प्लस साइन लगा के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते। जो भी साइन यहां पर होगा उसको चेंज करके यहां पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर प्लस का है तो इसको चेंज कर देंगे माइनस में, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस में √3 और डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस में √3। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करना आसान है। 1 को 2 माइनस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसी भी वैल्यू में 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू एज इट इज रहती है, कोई भी चेंज नहीं आता है। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 प्लस में √3, 2 माइनस में √3। पीछे वाले पेज पर जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी उनमें से किसी एक आइडेंटिटी को यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। ये कुछ इस फॉर्म में हमें दिया गया है a प्लस में √b, उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में है हमारा a माइनस में √b और ये किसके इक्वल होता है a² माइनस में b के। तो यहां पर 2 प्लस में √3, 2 माइनस में √3, इसको सोल्व करेंगे तो a² माइनस b हो जाएगा। a हमारा 2 है, b हमारा 3 है। a यहां पर आ जाएगा हमारा 2, a का हमें स्क्वायर करना है तो a का हमने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे, माइनस साइन के बाद b आएगा जो हमारा 3 है तो यहां पर लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर की वैल्यूज 2 माइनस में √3 एज इट इज रहेगी और डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 ये हो जाएगा 4 माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। इक्वल्स का साइन लगाएंगे, यहां पर 2 माइनस में √3 ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आएंगी। उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर में है उसको सोल्व करेंगे। 4 में से 3 को माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में अगर हमें 1 मिलता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है, यानी कि जो भी हमारी ये वैल्यू थी इसको रैशनलाइज जब हमने किया तो हमें मिला 2 माइनस में √3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनलाइज किया जाता है इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। सो अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट के हमने 2 एग्जांपल यहां पर ले लिए हैं तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पर।
सपोज कीजिए हमारे पास एक इरेशनल नंबर है रूट 9.3, रूट के अंदर डेसिमल की फॉर्म में है। अगर इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो उसके लिए कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले स्केल लेंगे और हम ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन। सो ये यहाँ पर है 0, यहां से यहां तक हो जाता है हमारा 9.3। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है बी हो जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट भी करके रखेंगे। अब जो भी हमारा बी पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। सो यहां पर मैंने ये स्केल रखा, लाइन को मैंने 7 यहां पर है, 8 तक इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी। जो भी हमारी ये ए सी लाइन बनी है, इसका मिड पॉइंट हमें ढूंढना है। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए ए सी का करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जरूरत होगी हमें कंपास की। सो सिंपल है, सी पॉइंट पर हमें रखना है कंपास को, आधे से ज्यादा इसे ओपन करके एक बड़ी सी आर्क ऊपर की तरफ लगा दो, बड़ी सी आर्क नीचे की तरफ लगा दो। इसी तरह से ए पॉइंट पे रखेंगे, उतना ही कंपास को खोले रखेंगे, ऊपर वाली आर्क को कट कर दो और नीचे वाली आर्क को भी कट कर दो। जहां पर भी ये दोनों आर्क ऊपर और नीचे एक दूसरे को कट करती हैं, इनसे होती हुई एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे, जहां पर भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। सो यहां पर मैंने स्केल रखा है, जहां पर भी आर्क से एक दूसरे को कट करती हैं, इससे होती हुई एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे ओ। इसे नेक्स्ट स्टेप करने के लिए फिर से जरूरत होगी इस कंपास की। कंपास की टिप को रखेंगे ओ पॉइंट पर और इसे ओपन कर लेंगे ए वाले पॉइंट तक। इतना ओपन करने के बाद जो भी हमारा ये ए पॉइंट है, यहां से होती हुई एक बड़ी सी आर्क ड्रॉ कर देंगे जो हमारे सी पॉइंट पर एंड होगी। ये हमारी एक बड़ी सी आर्क हमने ड्रॉ कर दी। इस वाले पॉइंट पर कंपास की टिप को रख के ये एक सेमी सर्कल बन गया। अब जो भी हमारा ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए डी वाला स्केल हमारे पास है, जिसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसको बी पॉइंट पर रखेंगे, 90 डिग्री जहां पर भी होता है इसके लिए पॉइंट लगा देंगे। ये वाला पॉइंट हो जाता है 90 डिग्री के लिए। अब जो भी हमारा बी पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के लिए, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं करेंगे। स्केल रख के बताता हूं कहां तक लाइन ड्रॉ की जाएगी। सो बी पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मैच कर लिया है। जो भी बी पॉइंट है, यहां से हम लाइन स्टार्ट करेंगे और इसे ऊपर तक लेकर जाएंगे, जहां पर ये इस बड़ी सी आर्क को टच करेगा। सिर्फ यहां तक ही ड्रॉ किया जाएगा। इस पॉइंट से मैच करके हमने बी पॉइंट से यहां तक लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा एंगल बना है यहां पर 90 डिग्री का। इसके बाद जो भी हमारी ये लाइन ए सी है, इसी लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, इस तरफ बढ़ा देंगे। सो स्केल रख के इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, जितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कर देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके लिए जरूरत होगी हमें फिर से कंपास की। कंपास को बी पॉइंट पर रखना है और जहां पर भी ये परपेंडिकुलर इस आर्क को टच करता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट तक कंपास को ओपन कर लेना है। यहां तक मैंने इसे ओपन कर लिया। अब एक आर्क लगा देनी है हमें इस लाइन पर, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जहां पर भी ये आर्क हमारी इस लाइन को टच करती है, उस पॉइंट को नाम दे देंगे ई। और जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है, इसको भी नाम दे देते हैं डी। बी पॉइंट पर कंपास रख के डी पॉइंट से एक आर्क हमने ड्रॉ कर दी है, जो इस लाइन को ई पॉइंट पर टच करती है। अब जो भी हमारा बी से ई तक का डिस्टेंस होगा, उसी को कहेंगे हम रूट 9.3। इस तरह से हमारा कोई इरेशनल नंबर है, डेसिमल में रूट के अंदर दिया गया है। जैसे यहां पर हमें 5.3 दिया जा सकता था, रूट के अंदर हमें यहां पर 3.5 दिया जा सकता था। जो भी हमारे ये नंबर्स हैं, इस तरह से इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है। जो भी स्टेप्स यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में फॉलो किए गए हैं, आपको भी वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और जो भी इस तरह के नंबर्स हैं, उन नंबर्स को नंबर लाइन पर इजीली शो कर सकते हैं। इरेशनल नंबर से रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। इंट्रोडक्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनका यूज करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। सो एक एक करके एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया है a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा a की पावर m प्लस में n, यानी कि हमारी कोई वैल्यू है a यहां पर भी और यहां पर भी, इन पे पावर अलग अलग है। इस डॉट का मतलब होगा ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे यहां पर हमारा 2 है, इसकी पावर 2 है, इसके बाद डॉट लगा हुआ है और यहां पर 2 है, इसकी पावर 3 है, और इस डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लाई। या तो आप डॉट लगा सकते हैं या फिर यहां पर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। जब वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होगी तो पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी, तो हमें रिजल्ट जो है वो मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर 2 आएगा। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर जो भी हमारा a है यानी कि ये वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, और m प्लस में n जो भी हमारी पावर है वो ऐड हो जाएगी। पावर यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो इसको ऐड कर देंगे, 2 प्लस में 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 2 प्लस में 3, ये हो जाएगी हमारी 5, और 2 की पावर 5 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। जितनी भी पावर लगी है उतनी बार ही 2 आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में मिलेगा हमें 32। फर्स्ट वाले पॉइंट के बारे में बिल्कुल सिंपल, अगर हमारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले में यहां पर हमें दिया है a की पावर m, उसके बाद ब्रैकेट लगाया गया है एंड यहां पर पावर आ जाती है n। ये इक्वल होता है a की पावर m मल्टीप्लाई में n, यानी कि m n के। इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए यहां पर हमारा ये 2 है, इसकी पावर यहां पर 2 है, इस पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। इस ब्रैकेट के बाहर एक और पावर यहां पर लगाई गई है 3। देख सकते हो ये कुछ इसी फॉर्म में है, a की पावर m है, ब्रैकेट लगाया गया है और पावर n है। ये हमारा a हो जाएगा, इसकी पावर ये m हो जाएगी और ये n हो जाएगी। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा a की पावर m n यानी कि m मल्टीप्लाई में n हो जाएगा। सबसे पहले a यानी कि 2 आ जाएगा हमारा। अब जो भी पावर है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 6, और 2 की पावर 6 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई में 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 2। जो भी हमारा 2 है वो 6 बार आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 64 में हमारा आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट यहां पर है a की पावर m अपॉन में a की पावर n, ये इक्वल होता है a की पावर m माइनस n के। सिंपल वर्ड्स में वैल्यू एक दूसरे के साथ डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए 5 की पावर यहां पर 3 है, इसके बाद यहां पर 5 की पावर 2 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की पावर m माइनस में n। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा यहां पर a, जो यहां पर हमारा 5 है, सो 5 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर पावर m है, नीचे पावर n है, ये वाला m होगा, ये वाला n होगा। m में से n को माइनस करना है, यानी कि 3 माइनस में हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 हमारा एज इट इज आएगा, उसके बाद 3 माइनस में 2, यहां पर पावर आ जाएगी 1। 5 की पावर 1 क्या होगा, 5 के इक्वल ही होगा। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल आपको 2 पॉइंट से समझ लेने हैं। वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, वैल्यूज एक दूसरे के साथ डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। इसके बाद लास्ट वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं। यहां पर है a की पावर m, b की पावर m। पावर यहां पर सेम है लेकिन वैल्यू यहां पर अलग अलग है। ये इक्वल होगा a b की पावर m, यानी कि जो पावर है यहां पर कॉमन आ जाएगी और जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 2 है, इसकी पावर है 3, इसके बाद हमारे पास 3 है, इसकी पावर भी 3 है। आप देख सकते हो वैल्यूज हमारे पास अलग अलग हैं लेकिन पावर यहां पर सेम है। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए बी का मतलब होगा a मल्टीप्लाई में b। a हमारा 2 है, b हमारा 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब a और b पर जो भी पावर m लगी थी, सेम पावर लगी थी, वो इस 6 पर लग जाएगी जैसे यहां पर लगी हुई है m। यहां पर पावर आ जाएगी हमारी 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 6 की पावर 3 का मतलब होगा 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई
में 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 है, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 216। ये हो जाएगा आंसर। रियल नंबर्स के जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड हमने कुछ लॉज, नियम समझ लिए हैं या फिर कह सकते हैं फॉर्मूले समझ लिए हैं एग्जाम्पल के साथ। यही चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था। इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो भी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये हो जाता है कंप्लीट। इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो और जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ ही ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। जो भी क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है उसके लिंक्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये सारी की सारी सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी वीडियोस को देख लेना है और अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 1 को समझ लेना है। सो वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।